Hello students, so now we will start with chapter number 18. Chapter 18 is about body fluids and circulation. Now in this chapter we have to discuss about different type of blood cells, red blood cells, white blood cells, platelets. Then we have to discuss the mechanism of blood groups, ki what decides which type of blood group will be present in an organism. And we will also discuss in today's class about how the coagulation of blood or clotting of blood takes place. So now let's start with this chapter. Now in this first part of the chapter we have to discuss about the term circulation, because आप देखो chapter का name क्या है, body fluids and circulation. Now whenever we are talking about circulation, जैसे अभी आप डीओई की क्लासेस में चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, वहाँ पे स्पॉन्जेस हैं, पॉरीफेरा है, या आज ही आपने काइनोडर्म्स पढ़ा है, तो वहाँ पे वाटर जो होता है वो हेल्प करता है इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी. बट जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में वाटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द movement of different type of nutrients and other substances. We have a specialized type of liquid which is called blood, and it is this blood which helps in the supplying or circulation of the nutrients and removal of waste product. तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, that is the blood. Why we are calling blood as a liquid connective tissue? I hope all of you remember कि हमने chapter 7 में connective tissue का concept पढ़ा है. तो connective tissue का मतलब होता है which joins or which connects to different organs together. And because blood जो है वो liquid state में present है, so we will be saying that blood is a liquid connective tissue. अब ये जो blood हमारी body में circulate होता है, आपने छोटी क्लासेस से बहुत सारे क्लासेस में फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ब्लड पढ़ा होगा, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ब्लड. तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ ब्लड तो यही होता है दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन वी हैव सेकेंड फंक्शन की जो ब्लड है, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो भी हमारी बॉडी में यूरिया और ये बाकी सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ किडनीज ओनली, ब्लड उसको लेके जाएगा वेस्ट मटेरियल को, यूरिया को, टू द किडनी, and then the blood will be filtered by the kidney and the waste material will be removed. हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं, चैप्टर 7 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट तो होता नहीं है, सो दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड द हॉर्मोन्स आर कैरिड टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स. तो जो ब्लड है which is acting like a circulatory system, which is a part of the circulatory system, it is performing various function. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट जस्ट इन ब्रीफ आई विल रिवाइज कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ द ब्लड, जो कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड इसका कंपोनेंट होता है हार्ट. हार्ट वी नो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड. और थर्ड इसका कंपोनेंट होता है ब्लड वेसल. डिफरेंट टाइप की आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, with the help of which the blood is moving, so that is also a part of the circulatory system. So these three main components are present inside the circulatory system. Then we have to discuss, ये आपने छोटी क्लासेस में 9th 10th में भी पढ़ा है कि ब्लड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. वी हैव रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, वहाँ पे आपने इसको रेड ब्लड सेल्स के नेम से डिस्कस किया था, बट अब हम इसका साइंटिफिक नेम डिस्कस करेंगे. इट इज़ कॉल्ड इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रो वर्ड का लैटिन में मीनिंग होता है कल रेड, और साइट वर्ड का मतलब तो होता है सेल. तो ऐसी सेल जिसका कलर रेडिश होगा या रेड होगा, दैट सेल विल बी कॉल्ड इरिथ्रोसाइट. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल वी आर हैविंग इज रेड ब्लड सेल. देन सेकेंड टाइप की जो हमारी सेल है उसका कॉमन नेम क्या होता है, आप सबको पता है, वाइट ब्लड सेल. ओके, नाउ दिस वाइट ब्लड सेल विल बी कॉल्ड ल्यूकोसाइट. ये वर्ड का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, सेल. ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट और कलरलेस, और वी कैन से ट्रांसपेरेंट. जैसे कि हमने ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़ा था चैप्टर 8 में, तो ल्यूको वर्ड जहाँ पे भी आता है लैटिन में उसका मीनिंग होता है कि ये आपका कलरलेस है और वाइटिश इन अपीयरेंस है. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन आर ब्लड, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स. ये भी आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और ये जो प्लेटलेट होती है इसका जो कॉमन नेम है, सॉरी जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट. थ्रोम्बोसिस वर्ड का मतलब ही कोगुलेशन से रिलेटेड है, साइट मतलब सेल. सो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज द रेड ब्लड सेल और द इरिथ्रोसाइट.
Second one is the white blood cell or leukocyte. Third one is the platelets or thrombocyte. Then we have to discuss about the concept कि what type of proteins are present in the blood. Actually whenever we are talking about blood, तो blood का 55% जो ब्लड है वो आपका अ, उसका लिक्विड पोर्शन होता है. 55% ब्लड का टोटल अगर हम देख रहे हैं तो उसका 55% पार्ट होता है प्लाज्मा, विच इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा का मतलब है जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है. ओके. और इसमें भी आपका 90%, प्लाज्मा में भी 90 to 93 या 4% तक वाटर प्रेजेंट होता है. तो वाटर इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड. ठीक है, बिना वाटर के आपका ब्लड फॉर्म ही नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन सी कि जो प्लाज्मा है जो कि ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 90 to 93% ऑफ वाटर. अब ये जो हमारा ब्लड है इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वी विल डिस्कस की 3 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. इसमें डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट हैं. ठीक है, आयंस की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम आयन होगा, फॉर्मूला आपको पता है Na पॉजिटिव. कैल्शियम आयन होगा, फॉर्मूला आपको पता है Ca2 पॉजिटिव. मैग्नीशियम आयन होगा, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव. प्रोटॉन है H पॉजिटिव. सो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, क्लोराइड आयन. ठीक है, सो ये सब प्रेजेंट होते हैं. पोटेशियम इज ऑल्सो देयर. और प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे कि ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, देन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड. सबसे पहला जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजन. ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में ही डिस्कस करेंगे कि ये जो फिब्रिनोजन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ सेल. ठीक है, इसको सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड ग्लोब्यूलिन. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th में. तो जो ग्लोब्यूलिन होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज़. वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, दे आर प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़. एक ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको यूज़ करके वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को किल करते हैं. सो दैट एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन. सो वी कैन से कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इट इज़ कनेक्टेड विद द डिफेंस ऑफ द सेल. अगर हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड पैथोजन एंटर कर रहा है तो हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट है. इट विल बी गिविंग अस प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज जर्म्स. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन. अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, अगर आपको रिकॉल आप कर रहे हो, एग में भी प्रेजेंट होता है. सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड ऑल्सो, और उसका फंक्शन होता है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर अब चैप्टर 11 सिलेबस से डिलीट हो गया था, बट ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि वो सर्टेन अमाउंट वो इनेबल करता है ब्लड को टू होल्ड वाटर. अगर किसी भी सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा. एंड वी नो कि ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा है उसका 90% पोर्शन वाटर है, तो वाटर को होल्ड करने के लिए हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द एल्ब्यूमिन प्रोटीन. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड? 3. फर्स्ट वन इज़ द फिब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. सेकेंड वन इज़ द ग्लोबुलिन जो कि हमारे डिफेंस के साथ कंसर्न्ड है. थर्ड वन इज द एल्ब्यूमिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल. अच्छा, अभी एक चीज़ और रह गई बिफोर वी मूव दैट. या फॉर्मूला बना के सिंपल अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ब्लड माइनस सेल्स. ब्लड में जो तीनों टाइप के सेल्स होते हैं, RBC, WBC, उन सबको अगर हम निकाल देंगे तो ये जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन रह जाता है, दिस लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज प्लाज्मा. तो अगर आपने ब्लड में से तीनों टाइप के सेल्स निकाल दिए, RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों निकाल दिए, तो जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन रह जाएगा दैट विल बी कॉल्ड प्लाज्मा. अगर इस प्लाज्मा में से हम जो प्रोटीन्स हमारा कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोटीन होता है कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, इट इज़ द फिब्रिनोजन प्रोटीन. तो अगर हम फिब्रिनोजन प्रोटीन को भी निकाल देंगे तो जो हमारा बाकी का पोर्शन रह जाएगा, लिक्विड पार्ट, वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होगा और वो कभी क्लॉट नहीं करता. मान लो आपने टेस्ट ट्यूब ली और उसमें प्लाज्मा ऐड कर दिया, थोड़े टाइम के लिए आप उसको रख दो, विद इन 15-20 मिनट्स वो पूरा ऐसे थिक हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, बिकॉज उसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट है. फिब्रिनोजन प्रोटीन उसकी क्लॉटिंग कर देगा, तो ऑब्वियसली पूरा ब्लड आपका थिक हो जाएगा, इट विल गेट सॉलिडिफाइड. लेकिन अगर हम इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो अब जो लिक्विड पोर्शन बचेगा वो येलोइश कलर का है, और क्योंकि उसमें फिब्रिनोजन नहीं है तो अब वो क्लॉट नहीं होगा. आप उसको 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, मोर देन 7 days रखो, वो क्लॉट नहीं होगा. सो दिस विल बी कॉल्ड सीरम. तो जब भी आप कभी ब्लड टेस्ट कराते हो, फीवर है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज देयर,
तो वो सबसे पहले यही करते हैं कि ब्लड को सीरम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी चेक करना है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, तो वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो क्लॉट ना हो। तो वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नंबर काउंट कर लेंगे अगर टेस्ट में रिक्वायर्ड है तो। अदरवाइज वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं, फिब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे, और जो पोर्शन रह जाता है येलोइश पोर्शन ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड सीरम, एंड दिस सीरम विल नॉट क्लॉट। तो उसको फिर वो फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट, any bacteria or any fever causing organism, that all can be done. Then we have to discuss about formed elements. सबसे पहला जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब कि जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, तो जो सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है टाइप ऑफ सेल, दैट इज रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट। एज आई टोल्ड यू कि हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है, वाई? बिकॉज ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो कि जो आरबीसी है, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, और ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इसी से हमारा जो ब्लड है, इट अपीयर्स रेडिश इन कलर। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ आरबीसी, यू विल बी अमेज्ड कि ये इतनी अमेजिंग सेल है कि अगर आप सिर्फ वन, जब भी हम मेडिकल साइंसेस करते हैं, आगे चल के अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन या कुछ भी लाइफ साइंसेस में आप करोगे, तो ग्रेजुएशन में बीएससी में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसमें कि हम रेड ब्लड सेल्स का नंबर ब्लड से काउंट कर सकते हैं। तो उसमें वी हैव टू टेक 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कोई बहुत ज़्यादा ब्लड की क्वांटिटी नहीं होती, उसमें सिर्फ 3-4 ड्रॉपलेट्स ही आते हैं ब्लड के। तो अगर आप सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में काउंट कर रहे हो कि कितने आरबीसी प्रेजेंट है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसमें 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, जनरली भी पता होगा। सो वी कैन से 50 लाख टू 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट हैं इन जस्ट 3-4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। सो इजंट इट दैट अमेजिंग? कितनी छोटी सी सेल है, 3-4 ड्रॉप्स होते ही कितने हैं उसमें आपके इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द आरबीसी, तो इसकी शेप भी बड़ी यूनिक है। जैसे आपने फिजिक्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स वो सारी शेप पढ़ी होंगी, तो जो आरबीसी की शेप होती है वो बाय कॉनकेव है। इसकी शेप जो होगी वो बाय कॉनकेव है। मैं भी आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, शेप इसकी बाय कॉनकेव है। और जब आरबीसी फॉर्म होता है, हमारी बोन्स जो होती हैं, जैसे हमारे हैंड्स की बोन है, लेग्स की बोन है, तो जहाँ पे भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो बोन का जो एंड वाला पोर्शन होता है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इन एंड पोर्शन के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड बोन मैरो। और यहाँ पे जब सेल्स डिवाइड करती हैं, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये जो बोन मैरो के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एंड व्हेन दी सेल्स विल डिवाइड, दी सेल्स कैन फॉर्म आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो जितने भी डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स हैं, they are all being formed in the bone marrow, and bone marrow is present at the end of the long bones. तो वहाँ पे जब ये आरबीसी फॉर्म होगा, तो इनिशियली इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे ये अब नॉर्म छोटा सा यंग आरबीसी है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बट एज दिस आरबीसी विल अंडरगो मेच्योरेशन, इसका जो न्यूक्लियस है वो डीकम्पोज हो जाएगा और न्यूक्लियस विल गेट डिसइंटीग्रेटेड। सो जैसे ही आरबीसी मेच्योर होगी, इट विल लूज इट्स न्यूक्लियाई। न्यूक्लिया क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस भी स्पेस वेस्ट कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये अपने अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सकता है सेल्स के पास, सिमिलरली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकता है। तो दैट इज़ वाई नेचर हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम द आरबीसी। देन वन मोर पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस, शेप की हमने बात कर ली, कलर की हमने बात कर ली है, नंबर की हमने बात कर ली है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ मच हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो आप उसकी रिपोर्ट निकाल के देखो जो डॉक्टर्स ने टेस्ट कराया है। कई लोगों का हीमोग्लोबिन चेक होता है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, 12 से लेके 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये जो रेंज मेंशनड है बच्चे, दिस इज़ फॉर अडल्ट मेल्स। ठीक है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो रेंज आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, दिस इज़ फॉर हेल्दी अडल्ट मेल्स जिनकी एज 18 से 25 ईयर्स होगी, मेल्स होंगे, उनके अंदर इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो अगर किसी मेल का 12 से कम है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है अडल्ट फीमेल्स के लिए, दैट इज़ फ्रॉम 9 to 12। फीमेल्स में थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन, हम क्लास 12 में पढ़ेंगे
कि मेल्स में एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा. एंड दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरबीसी इन मेल. क्योंकि नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि जो मेल्स हैं दे आर सपोज टू डू मोर फिजिकल वर्क. तो उनके केस में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, दैट विल increase the number of RBC, so that males will not get tired easily and they can carry out lot of physical activities throughout the day. But females के लिए nature ने इस तरीके से बनाया है because they are not supposed to do rigorous physical activity, और वैसे भी वहाँ पे testosterone hormone होता नहीं है. So as a result of which they will be having comparatively less amount of hemoglobin. They are having only 9 to 12 ग्राम of hemoglobin per 100 ml of blood. तो अगर किसी फीमेल का जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो 9 से कम होगी, it means that female is suffering from anemia. Then we have to discuss about the life span of RBC. कितना इनका लाइफ स्पैन है. हर सेल का लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि फॉर हाउ मेनी डेज द सेल और दैट पर्टिकुलर पार्ट विल सर्वाइव. सो फॉर आरबीसी इट इज़ 120 डेज. 120 डेज के लिए आरबीसी सर्वाइव करता है. आफ्टर 120 डेज जो आरबीसी है वो पूरा डैमेज हो जाएगा, उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे. सो एक बार उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, 120 डेज उसके कंप्लीट हो गए. नाउ दिस आरबीसी विल बी ग्रोइंग इनटू इट्स ग्रेवयार्ड. जैसे आपके घर में कोई कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो उसको डिसमेंटल करते हैं, उसके हर पार्ट को अलग अलग करके रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं. सेम टाइप की स्ट्रैटेजी सेल में भी यूज़ होती है कि जो आरबीसी 120 डेज़ का अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुका है उसको फिर स्प्लीन में भेजा जाता है. बिकॉज स्प्लीन एक बॉडी पार्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. इट इज़ कंसीडर टू बी द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी. उनकी कब्र है, आरबीसी की ग्रेव यार्ड है, बिकॉज जो भी डेड आरबीसी हैं दे विल बी सेंड हेयर. और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ आरबीसी. तो अब ये क्या करेगा, जो डेड आरबीसी हैं उसके कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग कर देगा. हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है, उसको अलग कर देगा. नाउ दिस आयरन कैन बी यूज इन मेकिंग न्यू आरबीसी. पुराने ओल्ड आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर आयरन रिलीज हुआ है उससे आप फ्रेश आरबीसी बनाने में यूज़ कर सकते हो. इसके अंदर जो ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन होती है उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर दो, वो अमाइनो एसिड भी आप रीयूज़ कर सकते हो. जो बाकी कुछ डिग्रेडेशन के बाद पिगमेंट्स बनते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, वो लिवर के पास भेज दिए जाते हैं सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो स्प्लीन का फंक्शन क्या है, दैट इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ आरबीसी. ओल्ड आरबीसी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है सो दैट दीज स्मॉल पार्ट्स कैन बी रीयूज्ड बाय द बॉडी. So we have completed the first type of cell. Now we have to discuss about the second type of cell, which is called white blood cell. I have already told you white blood cell का scientific name क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट. ल्यूको वर्ड का मतलब ये होता है white, साइट वर्ड का मतलब होता है सेल. सो ऐसी सेल जो whitish in color है that will be called ल्यूकोसाइट. अब हम ल्यूकोसाइट का काउंट देखेंगे, बनेंगी तो ये भी बोन मैरो में ही, ठीक है. हीमोग्लोबिन इनमें होता नहीं है तो कलर वाइट हो जाएगा. न्यूक्लिएटेड सेल है, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दे आर न्यूक्लिएटेड सेल. एंड टॉकिंग अबाउट देयर नंबर, इनका नंबर आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड अगर हम ले रहे हैं, वही 3-4 ड्रॉपलेट्स जो हैं उसमें ओनली 6,000 to 8,000 आरबीसी विल बी प्रेजेंट. कई बार आपने देखा होगा कि किसी को फीवर होता है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं. कभी आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिले, किसी को भी मिले, तो प्लीज़ शेयर इट ऑन द क्लास ग्रुप. पेशेंट का नेम आप हाइड करके भेज सकते हो. उसमें आप ये देखना कि जब भी इस टाइप का कोई ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ये जो नॉर्मल रेंज है, हर चीज़ की बॉडी में रेंज होती है, ठीक है. जैसे पीछे हमने देखा था हीमोग्लोबिन की रेंज है 12 to 16. हेयर वी आर सीइंग की डब्ल्यूबीसी की रेंज है 6,000 to 8,000. तो अगर इस रेंज से किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा हो गया, लेट्स से किसी का 12,000 हो गया, 12,000 होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम ही 8,000 है, किसी का उससे ज़्यादा हो गया, वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दैट दे आर द सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में जो भी बाहर से जर्म एंटर कर रहा है उस जर्म को पूरा किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो डब्ल्यू बी सी आर द सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो अगर डब्ल्यू बी सी किसी का बढ़ गया है, उसका नंबर इंक्रीज हो गया है, तो दिस क्लियरली शो दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन.
अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन होगा तभी WBC का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो अगर किसी ने ब्लड टेस्ट कराया और उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में जो रेंज है उससे ज़्यादा आ रहा है WBC का काउंट, सो दैट क्लियरली शो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है WBC काउंट, जैसे आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर साइंटिफिकली अगर हम बोले तो उसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकीमिया। एंड ल्यूकीमिया में क्या होगा कि जो WBC का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो वो ब्लड कैंसर कहलाता है, और अगर वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो दिस कैन कॉज डेथ ऑल्सो। सो ल्यूकीमिया के केस में रेंज हमारी है 6,000 to 8,000, लेकिन हो सकता है पेशेंट का जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो 1 लाख हो गया है, ठीक है, या मे बी 50,000 हो गया है, या 60,000 हो गया है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो इतना ज़्यादा नॉर्मल रेंज से जब वो हाई चला जाता है, सो दैट मीन्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकीमिया। Okay, so we will now have to discuss about the classification of WBC. इसका आप एक फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बनाओगे। WBC को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रैन्युलोसाइट, सेकेंड वन इज द ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट वो होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रैन्यूल्स मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें किस टाइप के ग्रैन्यूल्स हैं और ये किस टाइप की स्टेन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे हमने इसी में क्लास 11 में चैप्टर 9 में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में कि अमीनो एसिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी स्टेन्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा सैफ्रनिन स्टेन होती है, ठीक है, मिथिलिन ब्लू एक स्टेन है। तो स्टेन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो भी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चीज़ है उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे भी वी आर डूइंग दिस थिंग कि जब भी हमें WBC को देखना है तो स्पेशल टाइप की स्टेन हम डालेंगे, तभी हम WBC को माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल स्टोर्ड इन द ग्रैन्यूल, वो अलग अलग टाइप की स्टेन के साथ कलर्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टेन डाल दोगे WBC कलर डेवलप कर लेगा और आप उसको देख लोगे। नो, एवरी टाइप ऑफ WBC रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन। तो कुछ WBC ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक स्टेन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और ऐसे जो हमारे WBC हो जाएंगे उनका नाम हो जाता है एसिडोफिल। आपकी NCERT में दिया हुआ है ऑइजिनोफिल, वो भी ठीक है क्योंकि ऑइजिनो वर्ड का लैटिन में मीनिंग ये होता है एसिड, ठीक है। तो ऑइजिनोफिल कहो, एसिडोफिल कहो, एक ही है। फिल वर्ड का मतलब होता है एफिनिटी, एफिनिटी या लव है। एसिडिक वर्ड का मतलब है ऐसी स्टेन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कोई ऐसा ग्रैन्युलोसाइट है जिसमें ग्रैन्यूल्स, इसका कॉम्पोजिशन इस तरीके से है कि वो नेगेटिव टाइप की स्टेन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे विल बी कॉल एसिडोफिल, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज ऑइजिनोफिल। अब ये जो हमारे एसिडोफिल ऑइजिनोफिल हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। आई विल बी टेलिंग देयर फंक्शन। देन सेकेंड हमारा इसमें टाइप है बेसोफिल। ये सारा भी ग्रैन्युलोसाइट का ही क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ। तो जो बेसोफिल हैं, एज द नेम इंडिकेट, वो बेसिक टाइप के स्टेन एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ऐसी स्टेन्स के लिए उनके अंदर एफिनिटी है जिसका ओवरऑल चार्ज है पॉजिटिव। तो दीज विल बी कॉल्ड बेसोफिल। तो जब आप बेसोफिल का डायग्राम देखोगे बुक से तो ध्यान से देखना। एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। ये चैप्टर, ये जो केमिकल्स हैं, ये हम चैप्टर 8 जब करेंगे 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों केमिकल्स एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे रिलीज होते हैं। जब भी किसी पर्सन को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, एलर्जी मतलब किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, आपने सुना होगा, हम लेमन लैंग्वेज में टर्म यूज़ करते हैं। सो अगर किसी को भी एलर्जिक कंडीशन हो गई है तो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब बनेंगे केमिकल्स। एंड दीज केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन। किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं, किसी की आंखों में से पानी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, वाटरी आइज है, रनिंग नोज है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एलर्जिक रिएक्शन में, वो इन केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से आती हैं। एंड दीज केमिकल्स आर रिलीज बाय द बेसोफिल। ये ऐसा होता क्यों है, दैट ऑल वी विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 12th, सो नो नीड टू वरी।
और ये वाली जो एसिडोफिल थी, अब ये क्या करेंगे, एक चीज़ अगर बॉडी में इतनी ज़्यादा एलर्जी कर रही है तो उसको हमें काउंटर भी करना है, उसका कुछ ऑपोजिट भी होना चाहिए। एलर्जी अगर बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो ये वाले जितने भी एसिडोफिल हैं, दे रिलीज केमिकल्स जो कि इन केमिकल्स का ऑपोजिट हैं, यानी कि जो भी एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कंट्रोल करते हैं या रेजिस्ट करते हैं। तो इसका फंक्शन एसिडोफिल का थोड़ा सा बेसोफिल से ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एग्रवेट एनर्जी, दिस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इन्फेक्शन और द एलर्जिक थिंग। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट, वो हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल। एंड एज द नेम इंडिकेट, फिल वर्ड का मतलब है एफिनिटी, न्यूट्रो मीन्स हैविंग न्यूट्रल और ज़ीरो चार्ज। तो अगर कोई भी ऐसा डब्ल्यू है जो ओवरऑल ज़ीरो चार्ज वाली स्टेन से कलर्ड हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड न्यूट्रोफिल। और ये जो हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप के डब्ल्यू होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए ग्रैन्युलोसाइट। ये तो था ग्रैन्युलोसाइट के बारे में। अब ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। कुछ हो सकते हैं मोनोसाइट, आप अपनी एनसीईआरटी से रीड करना। कुछ होते हैं लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है, मैं आपको एक टेबल भेज दूंगी आफ्टर द क्लास, उसको अपनी बुक में बना लेना। ईदर दे कैन बी ऑफ बी टाइप और दे कुड बी ऑफ टी टाइप। ठीक है, अब ये बी टाइप टी टाइप हम ट्वेल्थ में करेंगे। बी वाला होता है मतलब ऐसे लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बोन मैरो मैंने आपको बताया था, लॉन्ग बोन्स के एंड में टिश्यू है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि थाइमस में फॉर्म होते हैं। थाइमस इज अ ग्लैंड, वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर 22। तो जो टी वाले में डेवलप हो रहे हैं लिम्फोसाइट्स, उनको हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। जो बोन मैरो में डेवलप हो रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मोनोसाइट, तो इनका साइज सबसे बड़ा होता है, दे आर लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, मोनोसाइट का आप डायग्राम देखो, ऐसे बना होगा और बड़ा सा न्यूक्लियस इस टाइप का होगा। तो जो भी मोनोसाइट होते हैं, लार्जेस्ट साइज हैं। और दो ऐसी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, एक तो न्यूट्रोफिल जो कि ग्रैन्युलोसाइट का पार्ट है, और एक ये जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, मोनोसाइट। इन दोनों के अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट दे आर एबल टू शो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। अगर ये फिनोमिनन ना हो तो डब्ल्यूबीसी जर्म को किल नहीं कर पाता। जैसे मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और ये हमारा कोई बैक्टीरिया वायरस है जो बॉडी में एंटर हो गया। जैसे आपने छोटी क्लासेस में फूड डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा था, कि अमीबा जब भी किसी को फूड को देखेगा, ऐसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्यूडोपोडिया, फिर वो पूरा ऐसे फूड वैक्यूल बना देगा। ये फूड वैक्यूल अंदर आ जाएगा और जो भी इसके अंदर है फूड, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सेम टाइप का जो प्रोसेस है, इट इज़ शोन बाय दीज टू सेल। बिल्कुल अमीबा के जैसे वो बैक्टीरिया के आसपास एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको चारों तरफ से क्लोज करके फूड वैक्यूल बना लेंगे। और इस फूड वैक्यूल के अंदर ये जो बैक्टीरिया वायरस है, ये सेल के अंदर आ जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, आपने पढ़ा है चैप्टर 8 में कि सेल्स के अंदर लाइसोसोम होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, और अंदर जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। तो जब बैक्टीरिया वायरस स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली नाउ इट कैन नॉट कॉज डिजीज इन द ह्यूमन। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं होगा तो डब्ल्यू जो है वो जर्म्स को किल नहीं कर पाएंगे। सो दो ऐसी सेल्स हैं जो जर्म्स को डायरेक्टली किल करती हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। और बी और टी लिम्फोसाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी जर्म्स को किल करती हैं, बट उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दैट वी विल स्टडी इन द 12th क्लास। Then we have to discuss about the last type of cell, that is called platelets. अब ये जो platelets होती हैं, साइंटिफिक नेम मैंने आपको इनका बता ही दिया, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है, प्लेटलेट्स टर्म आपने बहुत सुना होगा। जब भी रेनी सीजन होता है, हमारी डीयू की क्लासेस में भी कैंपेन चलता है कि वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एवरीवेयर। डेंगू हो जाता है रेनी सीजन में। तो डेंगू में आपने देखा होगा, न्यूज़ में आता भी, आपने सुना भी होगा टीवी में, न्यूज़ एड्स में, कि लोगों को प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है, प्लेटलेट काउंट किसी का कम हो गया। तो प्लेटलेट्स यही वाली सेल होती हैं, और इसका जो नॉर्मल काउंट है वो है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। देखो कितना ज़्यादा हाई अमाउंट है। तो नॉर्मल रेंज इसकी 1.5 लाख ही होती है, ठीक है। और अगर किसी का 1.5 लाख मिनिमम रेंज है, इससे कम होना स्टार्ट हो गया, अगर किसी पर्सन को डेंगू है या कोई भी प्रॉब्लम है, 1.5 से कम हो गया, किसी का 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, तो जैसे ही 50,000 से कम हो जाता है किसी का प्लेटलेट लेवल, तो डॉक्टर्स
it's a very alarming situation. So platelets will be transferred to that patient by the doctors. आज की डेट में हमारे पास ऐसी मशीन है कि अगर हमने किसी पर्सन का ब्लड लिया है तो हम उस ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों टाइप के सेल्स को अलग अलग कर देते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग सी मशीन है. अगर किसी को मशीन्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टडी इट्स वर्किंग. उसमें तीनों, आपने ब्लड डाला, वो ऑटोमेटिकली चार्ज वगैरह कुछ डेवलप करते हैं तीनों अलग अलग टाइप के सेल्स पे, और सेल्स को अलग कर देंगे. आपके एक बॉक्स में डब्ल्यूबीसी कलेक्ट हो जाएंगे, एक में आरबीसी, एक में डब्ल्यूबीसी, एक में प्लेटलेट्स. तो हम ब्लड से तीनों टाइप के सेल्स को अलग अलग कर सकते हैं. तो अगर मान लो किसी को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में और हम इन्फेक्शन कंट्रोल कराना चाहते हैं, सो उस पेशेंट को हम डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. किसी का अगर डेंगू की वजह से और मे बी ड्यू टू एनी अदर रीज़न प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, तो हम प्लेटलेट्स भी उसको दे सकते हैं. तो देखो कितनी एडवांस हो गई मेडिकल साइंसेज की. इतनी छोटी सी सेल होती है ब्लड के अंदर, और हम विद द हेल्प ऑफ मशीन्स बहुत एक्यूरेटली ये मशीन तीनों टाइप के सेल्स को सेपरेट कर सकती है. और जिसको जो रिक्वायर्ड है उसको हम उस टाइप की सेल जो है इट कैन बी गिवन बाय द डॉक्टर्स. तो अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 1.5 से कम हो गया है तो इन दैट केस the doctor can give the platelet injection. तो आई थिंक दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे. बाकी के टॉपिक्स हम कल करेंगे. सो प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो और जितना टॉपिक मैंने आपको आज कराया है, रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी. वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग from any chapter, we will discuss it tomorrow. Thank you, students.